मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, BA द्वितीय वर्ष। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास और हिंदी के महत्वपूर्ण नाटक। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के संदर्भ में कल का व्याख्यान रहा। आज कुछ शेष बची नाट्य रचनाएं और नाटक और रंगमंच का विकास हिंदी में किस प्रकार होता है, इस विषय पर अपनी चर्चा करेंगे। हिंदी का एक महत्वपूर्ण नाटक है अंधा युग। यह अंधा युग मध्यवर्गीय जीवन में आए मूल्यात्मक ह्रास का बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है। यह नाटक आधुनिक भावबोध से युक्त है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। यह गीति नाट्य है और यह गीति नाट्य कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहला तो यह कि अंधा युग एकांकी गीति नाट्य नहीं है, अपितु इसको पहला पूर्ण गीति नाट्य है। यह नाटक 5 अंकों में विभाजित है। अभी तक हिंदी के गीति नाट्यों में ऐतुकांत छंदों का प्रयोग होता रहा, पर अंधा युग में मुक्त वृत्त या मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसी कारण यह रंगमंच के अधिक उपयुक्त है। कथा में प्रतीकात्मकता इस नाटक का प्राण तत्व है। यह आधुनिक भावबोध को व्यक्त करने वाला नाटक है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान तक के क्षणों तक की कथा को लिया गया है। इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्धजन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है। युद्ध के बाद पहले के सारे अर्थ बदल जाते हैं, आस्था अनास्था में बदल जाती है, मूल्य निर्मूल्य में बदल जाते हैं। इसीलिए अंधा युग में बहिर्द्वंद की अपेक्षा अंतर्द्वंद की ज्वाला सबको जलाती है। चारों ओर निर्जीव सत्य के खंडहर हैं। अंतरतम की चीख, निराशा, पीड़ा और अकेलापन इस नाटक में प्रमुख रूप से उभरे हैं। धर्मवीर भारती ने प्रभु की मृत्यु का दायित्व व्यक्ति को दे दिया है। धृतराष्ट्र व्यक्तिवाद का अधिपति है। उसके लिए नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड नहीं था। संजय आज के बुद्धिजीवी का प्रतीक है, किंतु कर्म से पृथक रहने के कारण उस बुद्धिजीवी का व्यक्तित्व व्यर्थता की खोज में बदल गया है। युयुत्सु का प्रसंग भी अत्यंत करुण है। उस युयुत्सु ने अपने परिवार का विरोध कर पांडवों की ओर से लड़कर न्याय का पक्ष लिया था, लेकिन दोनों से अपमानित होकर अंततः उसने आत्महत्या कर ली। द्वितीय महायुद्ध के बाद जो युग आया है वह महाभारतीय अमर्यादा और अनैतिकता से किसी प्रकार कम नहीं है। इस प्रकार अंधा युग में द्वितीय महायुद्ध के बाद के मध्यवर्गीय जीवन में आए बदलावों की ओर लेखक ने संकेत किया है। एक नाटक है आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक मध्यवर्गीय परिवार की घुटन और अलगाव को व्यक्त करने वाला सशक्त नाटक है। इसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश ने इस नाटक में वैवाहिक जीवन की विडंबनाओं की ओर संकेत किया है। वैवाहिक जीवन की मध्यवर्गीय विडंबनाओं के कारण परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आधा अधूरा रहकर अपने अपने ढंग का संत्रास भोगता है। सभी लोग पारस्परिक आकर्षण विकर्षण से निकट और दूर आते हुए बाहर जाकर भी वापस लौटने की नीति से बाध्य है। संपूर्ण नाटक कुछ सवालों पर निर्भर है। व्यक्तित्व का न होना,
सब कुछ को एक साथ ओढ़कर जीना और चुनाव करने की आकांक्षा मूल सवाल है। महेंद्रनाथ की दयनीयता उसकी व्यक्तित्वहीनता और स्वतंत्र निर्णय की एक क्षमता पर निर्भर है। सावित्री की असफलताएं सब कुछ को ओढ़कर जीने में निहित है। वर्ण की स्वतंत्रता अर्थात चुनाव की स्वतंत्रता का उपयोग करके भी वह चुनाव नहीं कर पाती। परिणाम यह होता है कि सभी पात्र यांत्रिक ढंग से जीवन जीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति घर में अधूरा है। गृह स्वामिनी का रूप हर वक्त आमादा रहने वाली स्त्री का है। गृह स्वामी महेंद्रनाथ एक नाकारा, दब्बू, निठल्ला और निरर्थक आदमी है। वह इसी के साथ जो बड़ी लड़की है बिन्नी, वह बिन्नी अपनी माँ के पूर्व प्रेमी मनोज के साथ भागकर इस एहसास को सार्थक करती है कि वह अपने मायके से एक हवा लेकर आई है। दूसरी लड़की किन्नी छोटी उम्र में काम संबंधी चर्चा में रस लेती है। इसी प्रकार लड़का अपने बाप का प्रतिरूप जीवन बिताता है। घर की इस हालत के लिए सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अलगाव को कम करने के लिए महेंद्रनाथ जुनेजा के पास जाता है। सिंघानिया सावित्री के पास और सावित्री जगमोहन के पास जाती है। सावित्री मानती है कि महेंद्रनाथ अधूरा आदमी है। महेंद्रनाथ ही नहीं अपितु सभी पुरुष अधूरे हैं। वह कहती है कि सब के सब एक से अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही है। सच्चाई तो यह है कि आदमी कभी पूरा होता ही नहीं। आपसी संबंधों की पूर्णता ही उसे पूर्ण बनाती है। यह नाटक पूर्ण अभिनय है, इसमें दृश्य नहीं है। सभी घटनाएं एक स्थान और एक ही दृश्य में संपन्न होती है। रंग निर्देशन का कार्य नाटककार ने स्वयं ही कर दिया है। ओम शिवपुरी ने इस नाटक को अनुभूति की समानता का दिग्दर्शन कहा है। यह नाटक मोहन राकेश की पत्नी अनीता राकेश की एक कहानी चंद संतरें और की कथा पर आधारित है। कथा वस्तु में एक नया प्रयोग है, वह है नाटक की प्रस्तावना अभिव्यक्ति। नाटक अन्य नाटककारों की भांति इस नाटक में अनाम पात्रों का प्रयोग किया गया है, जैसे पुरुष नंबर 1, 2, 3, 4, स्त्री बड़ी, लड़की छोटी, लड़की लड़का आदि। सावित्री के लड़के का नाम अशोक है। दूसरा प्रयोग है कि मंच पर एक ही व्यक्ति 4 भूमिकाएं निभाता है। यह दृष्टि अस्तित्ववादी विचारधारा पर आधारित है। उसमें व्यक्ति की निश्चित भूमिका और व्यक्तित्व को अस्वीकार किया गया है। यह था आधे अधूरे नाटक। एक और महत्वपूर्ण नाटक समकालीन नाटक में है, वह 8वां सर्ग। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। 8वें सर्ग के माध्यम से सुरेंद्र वर्मा ने कला क्षेत्र में श्लील और अश्लील के समकालीन और शाश्वत प्रश्न को अभिव्यक्ति दी है। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य बनाम राज्य सत्ता को भी उन्होंने उभारा है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की पीड़ा आज के बुद्धिजीवी की पीड़ा भी है। दहशत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत प्रासंगिक है। धर्म और नैतिकता के नाम पर कुमार संभव को अवैध ठहराने का प्रसंग, जो षड्यंत्र पुरोहित, धर्माध्यक्ष और महादंडनायक धर्मगुरु को अपना अस्त्र बनाकर करते हैं, उससे चंद्रगुप्त भी परिचित है, किंतु विवश है, क्योंकि उसकी सत्ता के वास्तविक आधार स्तंभ वे ही हैं
चंद्रगुप्त कालिदास को चेतावनी देता है कि यदि वह उसके निर्देशानुसार अपनी रचना में परिवर्तन को तत्पर नहीं है तो उसे उसका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा, परंतु कवि झुकता नहीं और वह कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर जनता में लोकप्रिय हो जाता है। सेक्स संबंधों की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खोजबीन अश्लीलता नहीं है। नाटककार का मत है कि भावना की गहराई और सघनता सबसे अधिक स्त्री पुरुष संबंधों में ही मानी गई है। इसे दर्शाना लेखक का कर्तव्य है। पति पत्नी के समक्ष कुछ भी अश्लील नहीं होता। 8वें स्वर्ग की अश्लीलता की जांच पड़ताल के लिए जिस न्याय समिति का गठन होता है उसके माध्यम से आधुनिक सेंसर प्रणाली पर तीखा व्यंग्य किया गया है। कालिदास संवेदनशील प्रकृति और एकांत का प्रेमी है। उत्तरोत्तर वह अधिक अकेला होता जाता है, जो प्रत्येक कलाकार की नीति है। कीर्ति भट्ट का चरित्र पारंपरिक विदूषक का है। चंद्रगुप्त में सम्राट की गरिमा का अवमूल्यन हुआ है। मूलतः यह नाटक 2 अंकों का था और हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था। तीसरा अंक तो उसमें बाद में जोड़ा गया। अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सत्ता लेखक का अभिनंदन कर रही है, किंतु कालिदास इसे अस्वीकार कर देता है। उसमें जापाल सार्त्र द्वारा नोबेल पुरस्कार ठुकराए जाने की छाया विद्यमान है। तो इस प्रकार सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग लेखक की नीति, वाणी की स्वतंत्रता और साहित्य में श्लीलता अश्लीलता के प्रसंग को केंद्र बनाकर लिखा गया है। हिंदी एकांकी। हिंदी एकांकी पर चर्चा करते हैं। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला नाटक। इसमें जीवन की एक ही घटना या एक संवेदना ही वर्णित होती है। 2 विरोधी भावों या पात्रों में संघर्ष दिखाना तथा संकलन त्रय, जिसमें समय, स्थान और कार्य की एकता निहित होती है, वह संकलन त्रय एकांकी का प्राण होता है। हिंदी एकांकी की अपने बात करें, हिंदी एकांकी का आरंभ जयशंकर प्रसाद की एकांकी एक घूंट से माना जाता है। एक घूंट एकांकी की रचना 1930 में जयशंकर प्रसाद ने की थी, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामकुमार वर्मा की एकांकी बादल की मृत्यु को हिंदी की पहली एकांकी माना है। वस्तुतः रामकुमार वर्मा ने ही हिंदी में एकांकी विधा को प्रतिष्ठित किया। रामकुमार वर्मा की एकांकियों में उनके संग्रह उल्लेखनीय है। पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, रजत रश्मि, दीपदान, बापू तथा औरंगजेब की आखिरी रात। रामकुमार वर्मा का दृष्टिकोण आदर्शवादी है। वर्मा जी के बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर आदि एकांकी लेखकों का स्थान महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अशोकवन, प्रलय के पंख पर और नारी के रंग आदि एकांकी संग्रह लिखे। एकांकी के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उभारने वाले कलाकारों में उपेंद्र नाथ अस्क मुख्य है। उपेंद्र नाथ अस्क ने अधिकार का रक्षक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम है, अंजो दीदी, भंवर, अंधी गली आदि एकांकी संग्रह लिखे। उदय शंकर भट्ट की एकांकियाँ कई संग्रहों में है। इन संग्रहों में स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, मायोपिया आदि उल्लेखनीय है। मत्स्यगंधा और विश्वामित्र एकांकियाँ
उदयशंकर भट्ट की चर्चित एकांकियाँ हैं। सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामयिक सभी विषयों पर एकांकियाँ लिखी। उनकी ऐतिहासिक एकांकियों में परमहंस का पत्नी प्रेम तथा बुद्ध की एक शिष्या महत्वपूर्ण है। सामाजिक एकांकियों में हंगर स्ट्राइक तथा ईद और होली महत्वपूर्ण है। राजनीतिक एकांकियों में सच्चा कांग्रेसी कौन उल्लेखनीय है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियाँ यथार्थवादी शैली में। जगदीश चंद्र माथुर ने मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, शारदीय आदि एकांकी संग्रह लिखे। धर्मवीर भारती भी एक अच्छे एकांकी लेखक है। नदी प्यासी थी, नीली झील और आवाज़ का नीलाम उनके महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह है। मोहन राकेश ने अंडे के छिलके एकांकी संग्रह लिखा। विष्णु प्रभाकर ने प्रकाश और परछाई, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर तथा 10 बजे रात ये महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह लिखे। गिरिजा कुमार माथुर ने भी उम्र कैद नाम से एक एकांकी संग्रह दिया और उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी संग्रह अंधी गली भी बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार हिंदी में एकांकी विधा का काफ़ी विकास हुआ है।